हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट पाल। एंड आज हम बात करेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। आईपीओ क्या है, कंपनीज़ को आईपीओ की नीड क्यों होती है, आईपीओ एज ए प्रोसेस कैसे वर्क करता है, आईपीओ की प्राइसिंग के बारे में और शेयर अलॉटमेंट के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखें और चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन न्यू शेयर इशुएंस करके जनरल पब्लिक से कैपिटल रेज करती है। जब कोई कंपनी ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए जब उसको लगे कि वो मैच्योर एनफ है सेबी के सारे रेगुलेशन को एडेयर करने के लिए, उनका पालन करने के लिए और जनरल पब्लिक शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, तब कंपनी अपना इंटरेस्ट दिखाती है पब्लिक होने में और वो इसके बारे में एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देती है। कंपनीज जब 1 बिलियन की वैल्यूएशन रीच कर जाती है और एक यूनिकॉर्न स्टेटस इस्टेब्लिश कर देती है, तब वो आईपीओ रेडी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन नहीं है तो वो आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसकी फंडामेंटल्स सही हैं और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल भी सही है तो वो भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकती है। डिपेंड करता है मार्केट कंपटीशन के ऊपर और उसकी एबिलिटी के ऊपर कि वो जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सकती है कि नहीं। तो ये तो हो गया आईपीओ के बारे में कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि कंपनीज को आईपीओ की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। वाई कंपनीज नीड आईपीओ। देखिए, कंपनी के पास कई तरीके हैं कैपिटल रेज करने के लिए। जैसे कि कंपनी बैंक डेब्ट लेके कैपिटल रेज कर सकती है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फर्म से कैपिटल रेज कर सकती है। लेकिन जब किसी कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की ज़रूरत होती है तो आईपीओ ही एक बेस्ट वे होता है कैपिटल रेज करने का, जब कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की ज़रूरत होती है। कंपनी जो है आईपीओ से रेज की हुई कैपिटल का इस्तेमाल अपने एक्सपेंशन के लिए कर सकती है, या फिर कंपनी ने पास्ट में कोई डेब्ट ले रखी हो तो अपने डेब्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में कर सकती है। कंपनी आईपीओ तब भी करती है जब कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होते हैं, जिनमें एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह होते हैं, अगर उनको भी एग्जिट करना हो तो आईपीओ लॉन्च करना सही रहता है। तो अब हम बात करेंगे कि आईपीओ एज अ प्रोसेस कैसे वर्क करता है। जब भी किसी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना होता है तब कंपनी को सबसे पहले तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना पड़ता है, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट बैंक ही होता है जो कंपनी के बिहाफ पे जितना भी प्रोसेस होता है आईपीओ का उसको हैंडल करता है। इंडिया में जितने भी मेजर बैंक हैं उनमें आप एचडीएफसी को ले लें, आईसीआईसी को, एक्सिस बैंक को, इन सभी की एक स्पेशल आर्म होती है जो मर्जर और एक्विजिशन और आईपीओ रिलेटेड ही काम करती है। कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करने से पहले कई चीज़ें चेक करती है, जिसमें कंपनी चेक करती है कि इन्वेस्टमेंट बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, और वो चेक करती है कि इन्वेस्टमेंट बैंक कितने अच्छे से रिसर्च करता है, किस तरीके से कंपनी की वैल्यूएशन करता है, और वो ये भी ध्यान रखती है कि इन्वेस्टमेंट बैंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके कितने अच्छे रिलेशन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ, और वो कितने अच्छे तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ मार्केट कर सकती है। सेकंड स्टेप में ड्यू डिलीजेंस एंड फाइलिंग होता है। इसमें हम सबसे पहले अंडरराइटिंग के बारे में जान लेते हैं। अंडरराइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अंडरराइटिंग के 3 टाइप होते हैं: फर्म कमिटमेंट, बेस्ट एफर्ट एग्रीमेंट और सिंडिकेट अंडरराइटिंग। फर्म कमिटमेंट में जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आईपीओ की। फर्म कमिटमेंट समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है बाबा कैफ़े, वो रेज करना चाहती है 500 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट बैंक इस बाबा कैफ़े कंपनी को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी आईपीओ की फुली सब्सक्राइब्ड होने की। वो एश्योर करता है कि कंपनी का आईपीओ अगर फुली सब्सक्राइब्ड भी ना हो तब भी इन्वेस्टमेंट बैंक जितना भी शॉर्टफॉल होगा आईपीओ में वो पूरा का पूरा खुद भरेगा। लेकिन वो ये भी अश्योर करता है कि अगर कंपनी की आस्क कैपिटल से अगर इन्वेस्टमेंट बैंक ज़्यादा रेज कर देता है थ्रू आईपीओ तो जितना का जितना गेन होगा वो भी इन्वेस्टमेंट बैंक का ही होगा।
तो ये पूरा का पूरा फर्म कमिटमेंट है। और जो दूसरा है वो है बेस्ट एफर्ट एग्रीमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी की प्राइसिंग करता है, उसकी वैल्यूएशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है इशू की, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक गारंटी नहीं देता कि अगर कि आईपीओ फुली सब्सक्राइब्ड होगा कि नहीं होगा। तीसरा जो है वो है सिंडिकेट अंडरराइटिंग। जब किसी कंपनी को बहुत सारा कैपिटल रेज करना होता है, जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए रेज करने हैं, तो जब इतना बड़ा आईपीओ होता है तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक उसको ठीक से हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए जो मेन इन्वेस्टमेंट बैंक होता है वो अदर्स इन्वेस्टमेंट बैंक को अप्रोच करता है और उनको बोलता है कि वो थोड़ा थोड़ा कैपिटल रेज करें आईपीओ के लिए। जो यहाँ पे जो मेन इन्वेस्टमेंट बैंक है उसको लीड मैनेजर भी बोलते हैं और बुक रनर भी बोलते हैं, और जो अदर पार्टिसिपेटेड बैंक होते हैं उनको पार्टिसिपेट मैनेजर बोलते हैं, और इसी को सिंडिकेट अंडरराइटिंग बोलते हैं। ड्यू डिलीजेंस एंड फाइलिंग में जो दूसरा है वो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी रिलेटेड जो भी इन्वेस्टर को चाहिए। इसमें कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में होता है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, फ्यूचर बिजनेस प्लान कैसे हैं, रिस्क क्या है, और पास्ट फाइनेंशियल डाटा, सब कुछ इसी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होता है। और इस डॉक्यूमेंट को भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक ही प्रिपेयर करता है। इस डॉक्यूमेंट को आप सभी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। इसके बाद कंपाइलेशन एंड फाइलिंग होता है। अगर किसी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना है तो उसको कई सारे रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ये जो रेगुलेशन फाइलिंग की प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग है, और इसको भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक ही हैंडल करता है। ये सारे रेगुलेशन कई पार्टीज के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, जिनमें सेबी के भी कई रेगुलेशन होते हैं, एनएससी बीएसई के लिस्टिंग रेगुलेशन है, कंपनीज एक्ट एक रेगुलेशन है, वो सारे सब के सब कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद कंपनी की प्राइसिंग होती है। इसमें कंपनी की टोटल वैल्यूएशन डिसाइड की जाती है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। उसके बाद कंपनी का इशू साइज कितना है, कंपनी कितनी कैपिटल रेज करना चाहती है, और इशू प्राइस क्या रहेगा, पर शेयर प्राइस क्या रहेगा कंपनी का, ये डिसाइड होता है। कितने शेयर कंपनी इशू करने जा रही है ये डिसाइड होता है, और कंपनी का लॉट साइज क्या रहेगा। प्राइसिंग में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स प्राइस इशू और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स्ड प्राइस इशू जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे इसमें क्या होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड करता है इशू का। अगर किसी को फिर आईपीओ के लिए बिड करना है तो उसको उसी प्राइस में बिड करना पड़ेगा जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक ने फिक्स रखा है। जो दूसरा है वो है बुक बिल्डिंग इशू। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट बैंक एक प्राइस बैंड डिसाइड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि बाबा कैफ़े के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक ने 180 टू 200 का एक प्राइस बैंड डिसाइड कर लिया, तो अगर किसी इन्वेस्टर को आईपीओ के लिए बिड करना है तो उसको इसी प्राइस बैंड के अंदर अंदर बिड करना पड़ेगा। और जो प्राइस बैंड का जो लोअर प्राइस होता है उसको फ्लोर प्राइस बोलते हैं, और जो प्राइस बैंड का जो अपर प्राइस है उसको कैप प्राइस बोलते हैं। और एक बात और जो डिफरेंस होगा फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच में वो 20% ही होगा मैक्सिमम। जो इसके बाद स्टेप है वो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। इसमें कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना एडवर्टाइज करें आईपीओ के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिड्स आ सकें। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होती है, जिसमें जितने भी क्यूआईबीज, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड होते हैं आईपीओ में वो अपनी एप्लीकेशन सेंड करते हैं टू बाय द इशू। और कई बार क्या होता है कि किसी अच्छी कंपनी का इशू जो है ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। इस केस में जो सभी को शेयर अलॉट होंगे इसकी गारंटी नहीं होती। तो अब हम बात करेंगे शेयर अलॉटमेंट के बारे में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा, शेयर नहीं कर रखा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि इससे चैनल को एक बूस्ट मिलता है और यूट्यूब के एल्गोरिदम से भी हेल्प मिलती है। हमें आईपीओ की अलॉटमेंट कैसे वर्क करती है, इससे पहले हमें ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आईपीओ में कैसी कैसी कैटेगरीज के इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं। जो टाइप है इन्वेस्टर के जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं उनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जिनमें म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी जैसे बड़े बड़े बायर्स होते हैं जिनके पास
लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको हम NII भी बोलते हैं, इनमें जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं वो आते हैं। NII बेसिकली वो होते हैं जो IPO, किसी भी IPO में 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वो NII की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद जो है रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि IPO में 2 लाख से कम रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। IPO में हमेशा हर एक कैटेगरी के लिए एक प्री सिलेक्टेड कोटा रिजर्व होता है। QIB के लिए मैक्सिमम 50% जो है IPO रिजर्व होता है, और जो NIIs हो गए उनके लिए जो मैक्सिमम कोटा है वो 15% तक रिजर्व होता है। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो IPO में मिनिमम कोटा रिजर्व होता है वो 35% तक का होता है। तो अब हम IPO शेयर अलॉटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि बाबा कैफ़े ने एक फिक्स्ड प्राइस इशू लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने एक शेयर का प्राइस 1000 रुपये रखा है, और एक लॉट उन्होंने 14 शेयर का डिसाइड किया है। इसका मतलब एक लॉट की जो वैल्यू होगी वो 14,000 रुपये होगी। और अगर आपको इस इशू में इन्वेस्ट करना है तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,000 रुपये की होगी। अगर आप 1 से 14 लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी से अप्लाई करोगे, क्योंकि जो आपकी टोटल बिड वैल्यू है वो 2 लाख से कम की है। लेकिन अगर आप 14 से ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको NII की कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो टोटल बिड वैल्यू है वो 2 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर गई है। शेयर अलॉटमेंट से पहले एक बार हम IPO सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। जब भी किसी इशू में बिड्स एक्सीड कर जाती हैं नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल इन एन IPO, तो हम उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर रिजर्व कर रखे हैं रिटेल कैटेगरी के लिए, लेकिन उन 1 लाख शेयर्स के लिए जो इन्वेस्टर से 2 लाख बिड आ जाती है, तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो IPO है वो रिटेल कैटेगरी में 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है। इसी तरह अगर बिड्स जो है 5 लाख की आ गई तो यहाँ उस टाइम हम बोलेंगे कि जो IPO है वो रिटेल कैटेगरी में 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो फाइनली अब हम शेयर अलॉटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आसानी से इस प्रोसेस को पूरी समझ सकें। मान लेते हैं कि बाबा कैफ़े 100 करोड़ रेज करना चाहता है बाय इशूइंग 10 लाख शेयर्स, और जो एक शेयर का प्राइस है वो 100 रुपये रख रहा है, और वो डिसाइड करता है कि वो 35% शेयर्स जो है रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख शेयर्स में से 35,000 शेयर्स रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और वो एक लॉट डिसाइड करता है 14 शेयर्स का। तो हम यहाँ से टोटल लॉट्स जो अवेलेबल हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हो जाएंगे 25,000 लॉट्स। अगर जो टोटल बिड्स हैं रिटेल कैटेगरी से वो 25,000 लॉट्स की आती हैं, तो हमें पता है कि जो टोटल लॉट्स रिजर्व्ड हैं रिटेल कैटेगरी के लिए वो 25,000 लॉट्स ही हैं। इसका मतलब जो IPO है वो रिटेल कैटेगरी से फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है। तब क्या होगा कि जिन इन्वेस्टर ने जितने लॉट्स के लिए बिड किया होगा उनको उतने लॉट असाइन हो जाएंगे। दूसरा केस ये है कि जब जो टोटल बिड्स हैं वो स्लाइटली एक्सीड कर जाएंगी जो टोटल रिजर्व्ड लॉट्स हैं रिटेल कैटेगरी के लिए, तब ऐसे केस में सबसे पहले हर एक रिटेल इन्वेस्टर को एक एक लॉट असाइन होगा। उसके बाद जितने भी रिमेनिंग लॉट्स होंगे वो जिन इन्वेस्टर्स ने एक लॉट्स से ज़्यादा के लिए बिड किया होगा उनमें प्रोपोर्शनली बंट जाएंगे। और तीसरा केस तब होता है जब रिटेल कैटेगरी इमेंसली ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाती है, मीनिंग जब रिटेल कैटेगरी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए, तब ऐसे केस में जो शेयर अलॉटमेंट होती है वो बेसिकली एक लॉटरी बेसिस पे होती है, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। और जो शेयर अलॉटमेंट है वो टोटली लक पे डिपेंड करती है, किसको शेयर मिलेंगे किसको नहीं, ये टोटल लक पे डिपेंड करेगा। और जितने भी इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट होंगे उनको सिर्फ एक ही लॉट असाइन होगा, किसी को एक लॉट से ज़्यादा असाइन नहीं होगा जब भी इशू बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है।
तो इससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जितना ज़्यादा जो इशू ओवर सब्सक्राइब होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस कम होते जाएंगे हमारे शेयर अलॉट होने के। फाइनल स्टेप होता है जो आईपीओ की प्रोसेस में, वो होता है लिस्टिंग होना स्टॉक एक्सचेंज पे। इसमें कंपनी बीएससी, एनएससी और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। तो इसके साथ जो ये वीडियो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करें क्योंकि इससे चैनल को सपोर्ट मिलती है। थैंक यू।